तो मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया हमने लास्ट क्लास में किया था, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इसका टैक्स ट्रीटमेंट। ठीक है जी। और मेडिकल फैसिलिटी के बाद में आज हमें मेडिकल फैसिलिटी के ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो पूछूंगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर। आइए करते हैं ये क्वेश्चन। हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी बुक में। कंप्यूट टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी रिसीव्ड बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ड्यूरिंग 2018-19। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि ये चीज इन चीजों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। ठीक है जी, यानी कि टैक्सेबिलिटी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, ये आप लोगों को मुझे बताना है। ठीक, आ जाओ जी पढ़ते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है मेडिकल प्रीमियम पेड बाय इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी। बोलिए सर क्या कहते हैं इसके बारे में। ये जो 7,000 रुपए हैं इसका क्या होगा। सर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। होगा सर, एग्जाम्प्ट होगा। पक्का? यस सर। ऐसा क्यों? सर एम्प्लॉयर के उससे सर प्रीमियम जो देता है वो मतलब इंश्योरिंग के लिए सर, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो प्रीमियम देता है सर एम्प्लॉयर, वो एम्प्लॉय के हाथ में एग्जाम्प्ट होता है। अच्छा जी, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय के हाथ में, जैसा आप कहेंगे ना मैं वैसा ही लिखूंगा। ठीक है, बाद में आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं ये यहां पे लिख देता हूं सर एग्जाम्प्ट, कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके सर। नेक्स्ट दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर। बोलिए सर टैक्सेबल होगा या नहीं? तो टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल है सर। टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था इन इंडिया में जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं वो 3 तरीके से दिए जाते हैं। हॉस्पिटल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल, कोई ऐसा हॉस्पिटल जो कि किसी स्पेसिफिक बीमारी के इलाज के लिए होता है। अगर इनमें इलाज कराया जाता है तो वो एग्जम्प्ट होता है, अदरवाइज सारा का सारा टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पे मैं क्या कह देता हूं, आपने बोला ये कि सर ये फैमिली डॉक्टर से कराया, ये अदर्स में आता है, ये टैक्सेबल होगा, आपने बोला मुझे। ओके। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बोलो सर टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? एग्जाम्प्ट होगा सर। सर ये तो आपने खुद ही अभी बता दिया था एग्जम्प्ट है। जी जनाब, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ग्रैंडफादर इन प्राइवेट क्लिनिक। बोलो। टैक्सेबल है सर। चलो 1 मिनट के लिए प्राइवेट क्लिनिक को अगर मैं यहां से हटा देता हूं तो क्या ये एग्जम्प्ट होगा या टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा। तब भी टैक्सेबल होगा सर। आप ग्रैंडफादर कितनी भी है कोशिश, ग्रैंडफादर है। आप कितनी भी कोशिश कर दीजिए, आपने हमें लास्ट क्लास में प्रोविजन बताए थे और उसके अकॉर्डिंगली हमने अच्छे से लर्न कर लिया है कि सर जो ग्रैंडफादर है वो फैमिली का पार्ट नहीं है, और अगर उसको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है तो वो क्या है सर, वो टैक्सेबल है। बिल्कुल सही। अच्छा, सही गलत का फैसला तो बाद में करेंगे। आगे लिखा हुआ ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर चीज मदर 68 ईयर्स की हैं, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है मिस्टर जी के ऊपर, फैमिली डॉक्टर से इनका ट्रीटमेंट करवाया गया। फैमिली डॉक्टर्स कहां पे आते हैं? अदर्स में आते हैं। टैक्सेबल, ओहो मैं क्यों बोल रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, तो फुली टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा। अच्छा, फिर लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी सिस्टर डिपेंडेंट है इन अ नर्सिंग होम। बोलो सर। सिस्टर है और डिपेंडेंट है, फैमिली का पार्ट है। सर नर्सिंग होम गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है। हाँ नहीं आता, अदर्स में आता है। टैक्सेबल होगा सर। टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज ब्रदर जो कि उनके ऊपर डिपेंडेंट है। बोलिए। सर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है सर? इंडिपेंडेंट लिखा, सॉरी, हाँ इंडिपेंडेंट लिखा। तो सर टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल होगा क्योंकि ये इनकी फैमिली का पार्ट नहीं है। नहीं है जी सर। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जीज फादर जिनकी 75 ईयर के वो हैं और उनके ऊपर डिपेंडेंट है और इनका आउटसाइड इंडिया जो है ट्रीटमेंट करवाया गया है। बोलो सर। टैक्सेबल है सर। जितना आरबीआई या फिर कोई एक्सचेंजर से आप एक्सचेंज करवाए थे मनी, उतना एग्जाम्प्ट होगा। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
लिमिट स्पेसिफाइड बाय आरबीआई। अच्छा, एक और लिखा हुआ है, एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड। अब्रॉड ऑफ पेशेंट 30,000, और हमने आरबीआई से कितना करवा रखा था? 75,000। 75,000। तो सर पहले तो एग्जाम मेरे को इसके ट्रीटमेंट बताइए कि आरबीआई की लिमिट वाले के ट्रीटमेंट क्या नाम है, रूल्स क्या बोलते हैं, जो लास्ट क्लास में बताए थे। तो 5,000 टैक्सेबल होगा। हाँ जी, तो क्या बोलेगा फिर से? मुझे ये बताओ कि लास्ट क्लास में हमने जो मेडिकल ट्रीटमेंट पढ़ा था, मेडिकल का फैसिलिटी पढ़ा था अब्रॉड वाला, उसके अंदर आरबीआई से जुड़ा हुआ जो प्रोविजन था वो क्या बोलता था? सर कि जितना क्या बोलते हैं वो एक्सचेंज करवाए हैं हमसे। कौन से वाला खर्चा? ये सर जो आपका रहने का और treatment सर वहाँ पे ट्रीटमेंट का। Sir, stay expenses and treatment expenses. बिल्कुल सही, स्टे और ट्रीटमेंट। अब स्टे और ट्रीटमेंट दोनों के एक्सपेंडिचर कितने जा रहे हैं? 80,000 रुपए। और आरबीआई से हमने कितने मनी एक्सचेंज करवाए हैं? 75,000। इसका मतलब जो एक्सेस अमाउंट है दैट शैल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर जी। तो हम क्या कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर के 80,000 रुपीज बनता है। अब 80,000 में से 75,000 तो मनी रिलीज कर दिया था आरबीआई ने, तो रिमेनिंग 5,000 जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अभी किसी बच्चे ने बीच में बोला भी था सर 5,000 टैक्सेबल। सर हम बोले थे, सृजन बोले थे। ओके अच्छा जी, तो देखो यहाँ पे अब आंसर चेक कर लो, अपना अपना आंसर चेक कर लो जो आप लोगों ने आंसर दिया। ये देखो 5,000 रुपए टैक्सेबल जो अब्रॉड वाला था, और ये सारा का सारा जो हमने अभी किया। ठीक है जी, जो आपने जवाब दिए उसके हिसाब से लो, फुल स्क्रीन में कर देता हूं इसको ताकि आप इसको अच्छे से चेक कर सकें। ये रहा हमारा क्वेश्चन और नीचे आंसर। जो जो आपने बोला था मैंने उसी हिसाब से किया, और आपका जवाब कितना सही है और कितना गलत है आप खुद चेक कर लीजिए। ठीक है सर, चलें आगे। यस सर। जी सर, चलिए। नीचे एक्सप्लेनेशन दी हुई है इसकी कि ग्रैंडफादर एंड इंडिपेंडेंट ब्रदर इज नॉट द फैमिली ऑफ मिस्टर जी। क्योंकि फैमिली का मतलब क्या होता है सर? फैमिली का मतलब होता है हिमसेल्फ, फैमिली का मतलब होता है स्पाउस, फैमिली का मतलब होता है चिल्ड्रन, फैमिली का मतलब होता है डिपेंडेंट, ब्रदर्स, सिस्टर्स, पेरेंट्स, नॉट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है जी, ओके, ये होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही बढ़िया टॉपिक। हाँ जी, हमारे पास में नेक्स्ट है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। एब्रीवेशन यूज किए हैं लेकिन मैंने मुंह से बोल दिया है। आपकी बुक्स में सब कुछ दिया हुआ है, बुक में जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है उसमें सब कुछ दिया हुआ है। सुनना ध्यान से और कॉपी में लिखना जरूर। ठीक है, क्या लिखा है इसके अंदर, क्या कहते हैं रूल्स, पहले तो मतलब समझ लेते हैं सर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन का। ये ना सृजन भाई साहब मेरे एम्प्लॉय थे, और ये गए बैंक के पास में। बैंक कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी में गए ये, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे को जाकर के बोला इन्होंने कि सर मेरे को है ना आई नीड लोन रुपीज 50 लाख, 50 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए। पीएनबी ने कहा ओके, डन, हम दे देंगे आपको, क्योंकि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं
और कमा करके हमारा पैसा वापस कर देंगे। बट इंटरेस्ट रेट इज 15%, ऐसा बोला बैंक ने। अब मिस्टर एक्स जो हैं वो क्या कहते हैं यार, मिस्टर सृजन कहते हैं पीएनबी को कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इज टू हाई एंड आई कांट अफोर्ड इट। मैं आपसे 50 लाख लूंगा और 50 लाख वापस तो कर दूंगा, लेकिन आपका ये जो लोन है ना ये बहुत महंगा है क्योंकि ये 15% के ऊपर है, 15% रेट इज टू हाई। तो पीएनबी कहता है हमारा तो यही रेट है, मैं तो क्या नाम है नहीं दे सकता इससे कम पे। तो ये भाई साहब ऑफिस आ गए वापस, बैक टू ऑफिस। ठीक है जी, बैक टू ऑफिस ये वापस आ गए। अब यहां पे इनको दिखाई दिया मैं, ठीक है, मैं एम्प्लॉयर था और मेरे सींग निकले हुए थे, देखो, ठीक है जी। तो मैं था एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के पास में ये जाते हैं, कहते हैं, मैंने कहा यार सृजन, मिस्टर एक्स क्या बात है, क्यों परेशान लग रहे हो? तो ये कहते हैं सर मैं ना पीएनबी में गया था और ना 15% उन्होंने मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया। तो अब इसके बाद में मैं ना सृजन को यानी कि मिस्टर एक्स को 2 ऑप्शन दे सकता हूं। मैंने कहा यार टेंशन क्या है, आप ये 50 लाख रुपए मुझसे ले लो और मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पे प्रोवाइड कर दूंगा 50 लाख रुपए। या फिर मैं इसको कह सकता हूं अरे सर आपसे क्या कमाना, आप तो मुझे कुछ भी इंटरेस्ट मत दो, बस 50 लाख रुपए मुझे वापस कर देना टाइमली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब मिस्टर एक्स अपने एम्प्लॉयर के पास में जाते हैं, लोन लेते हैं अपनी कंपनी से, तो उस टाइम पे 2 चीजें हो सकती हैं कि मार्केट वैल्यू से लोअर वैल्यू पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं सर? कंसेशनल लोन। ठीक है जी, कंसेशनल लोन। और अगर निल रेट पे किया जाए, निल रेटेड इंटरेस्ट को क्या कहेंगे जी? सर इंटरेस्ट फ्री लोन। बोलो सर, ये बात समझ में आई कि इंटरेस्ट फ्री लोन का मतलब और कंसेशनल लोन का मतलब असल में क्या है? पहले मतलब समझ तो आना चाहिए ना, तभी तो बेनिफिट पता लगेगा। ठीक है जी, चलो ये बात भी हमें समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर बेनिफिट कितना है, मिस्टर एक्स के हाथ में बेनिफिट कितना है, तो फर्स्ट केस में आप कहेंगे सर कंपैरिजन करो। बाहर से मिल रहा था, मार्केट वैल्यू कितनी थी? 15%, और आपने दे दिया इसको 8% पे, तो कितना हो गया ये? सर 7% का बेनिफिट है मिस्टर एक्स के हाथ में, यानी कि 7% पैसा बचा लेंगे आप मिस्टर एक्स का। 7% ही होगा ना ये? हाँ जी सर। और यहां पे बेनिफिट कितना है सर? फुल बेनिफिट है, आपने 15% पैसा बचा लिया मिस्टर एक्स का। बात समझ में आई? 15% बचा लिया आपने पैसा। तो बेनिफिट जो होते हैं ना सर, वो बेनिफिट टैक्सेबल होते हैं इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन जो है वो टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है सर। अब एक बात और ध्यान से सुनो, ये जो मैंने पीएनबी लिखा था ना, इस पीएनबी की जगह ना एसबीआई लिख लो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने गलत लिखा था, लेकिन रूल्स क्या कहते हैं? रूल्स ये कहते हैं कि एसबीआई के रेट से कंपैरिजन करना है, और एसबीआई का रेट भी कौन सा वाला? 1 अप्रैल को, जो 1 अप्रैल को था उस रेट से कंपैरिजन करना है। यानी कि मान लो इन्होंने लोन लिया 1 जुलाई को, एम्प्लॉयर से 1 जुलाई को लोन लिया, और यहां पे एसबीआई का रेट दिया हुआ है, एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%, जो कि है 1/4 का। और फिर एसबीआई का रेट वैसे ऐसे बदलता नहीं है, फिर एसबीआई का रेट हो गया 12%। कब? 1 जुलाई को। तो बच्चे यहां पता है क्या गलती कर देते हैं? 12% और 8% दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं बेनिफिट निकालने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना।
हमारे रूल्स क्या कहते हैं, हमें बेस लेना है एसबीआई के रेट को जो कि 1 अप्रैल को था, उससे कंपेयर करना है और वो अमाउंट निकालना। ठीक है जी, अब आ जाओ इसको पढ़ते हैं अपने पास में। अब आओ इसको पढ़ते हैं अपने पास में कि यहाँ पे लिखा क्या है। अब मैंने समझा दिया आप लोगों को। ये देखो जी, कहाँ गया, ये रहा। देखो क्या लिखा हुआ है, इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन के लिए क्या लिखा हुआ है, इफ लोन इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई और मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड देन इट इज अ टैक्सेबल परक्यूजिट। यानी कि एम्प्लॉयर ने न केवल एम्प्लॉय को बल्कि एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को भी अगर किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो जितना भी बेनिफिट पे दिया गया है वो क्या है हमारे पास में, वो टैक्सेबल परक्यूजिट होता है। ठीक है जी, इफ लोन इज गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय और मेंबर ऑफ हिज हाउसहोल्ड देन टैक्सेबल, देन इट इज अ टैक्सेबल परक्यूजिट। और इसके आगे लिख लेना क्या टैक्सेबल परक्यूजिट है सर, बेनिफिट। ऑन इंटरेस्ट, यानी कि लोन का अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट का अमाउंट। क्योंकि पर्सन के लिए क्या होता है, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वही एक्सपेंस होता है ना, तो उसमें जो बेनिफिट मिलेगा वो टैक्सेबल परक्यूजिट। लोन का अमाउंट तो जैसे लेंगे वैसे जाएगा भी। अच्छा, अब हमारे पास में अगला रूल क्या कहता है, कहता है हाउ टू वैल्यू द अमाउंट ऑफ परक्यूजिट व्हेन लोन इज गिवन। तो कहते हैं सर हमारे को फाइंड आउट करना है कितना अमाउंट हमने अपने पास में आउटस्टैंडिंग अमाउंट रखा था और उसका डिफरेंस निकालेंगे एसबीआई के रेट पे, और फिर जितने महीने के लिए ये बेनिफिट मिला था उतना अमाउंट जो है एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर यहां लिखा तो है ठीक है, लेकिन ना एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड ठहरना। जी, ये बातें मैंने आप लोगों को अभी समझाने के लिए बताई थी, इसको हटाते हैं। आओ एक क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है जी, ये क्वेश्चन बनाया हमने। क्या लिखा क्वेश्चन के अंदर, मिस्टर एक्स टुक ए लोन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर फॉर ₹10 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2020 एट द रेट 8%। 8% पे एम्प्लॉयर से उन्होंने लोन लिया। एसबीआई के लेंडिंग रेट सेम डेट पे कितने थे, 15% थे। ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग रीपेमेंट वर मेड बाय मिस्टर एक्स टू हिज एम्प्लॉयर। 2 लाख रुपए उन्होंने 1 जुलाई को वापस कर दिए, 3 लाख रुपए उन्होंने 31 अक्टूबर को रीपे कर दिए, 1 लाख रुपए उन्होंने रीपे कर दिया 1 जनवरी 2021 को। अब हमारे को टैक्सेबल अमाउंट पता करना है, यानी कि परक्यूजिट क्या है हमारे हाथ में, बेनिफिशियल बेनिफिट जो है हमारे पास में, यानी कि कंसेशनल लोन जो उनको प्रोवाइड किया गया वो उनके हाथ में टैक्सेबल होगा। आओ जी कंप्यूट करते हैं। सबसे पहले तो अगर मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप लोग जरा मेरे को इसका जवाब दो। अगर मैं आपसे ये बात कहता हूं कि मिस्टर एक्स ने 10 लाख रुपए ड्यूरिंग द ईयर अपने पास रखे हैं, तो क्या मेरी स्टेटमेंट सही है? सच बोलना, सच बोलना, अपने मन से सोचो, बोलो, जवाब दो। ईशा जी बताइए, राजकुमार जी बताइए, राधिका जी बताइए। सर 10 लाख रुपए वो एक साथ 20 तक रखा है, उसके बाद वो पेमेंट किया है। कहने का मतलब ये है कि 10 लाख रुपए उसने अपने पास पूरे साल नहीं रखे, आप यही कहना चाहते हैं ना? यस सर। तो ठीक है, ठीक है सर, हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और इसको सॉल्व कैसे करेंगे, याद रखना इसी तरीके से वर्किंग नोट बनाना है अपना। लिखेंगे जी, पहले तो हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट, यानी कि पर्क इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके लिए हमारे को क्या चाहिए, एक अलग से
स्पेस चाहिए और हमें कंप्यूट करना है कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लोन retained by Mr. X. Mr. X during the year. तो हमने क्या कंप्यूट करना है अपने पास में? अपने पास में हमने कंप्यूट करना है अमाउंट ऑफ लोन जितना उसने रिटेन किया था ड्यूरिंग द ईयर। तो जो क्वेश्चन में डेट्स दी हुई हैं उसके हिसाब से हमने ये कर लिया कि 1/4 से लेकर के पहली रीपेमेंट कब हुई है, 1 जुलाई को हुई है, तो 30 जून तक 10 लाख रुपए रखे हैं उसने अपने पास। फिर 1 जुलाई को रीपेमेंट हो गई है तो 1 जुलाई से नेक्स्ट डेट हमने देखनी है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक उसने 2 लाख रुपए रीपे कर दिए थे ना 1 जुलाई को, तो इसका मतलब 10 में से केवल 8 लाख ही उसने अपने पास रखे हैं। इसके बाद में 31 अक्टूबर को उसने 3 लाख रुपए रीपे कर दिए, यानी कि इसका इफेक्ट कब से आएगा? नवंबर से आएगा। नवंबर से फिर नेक्स्ट डेट कब है? जनवरी। नवंबर से जनवरी तक उसने अपने पास 5 लाख रुपए रखे हैं क्योंकि 3 लाख रुपए की रीपेमेंट कर दी है। फिर 31 जनवरी को उसने रीपेमेंट कर दी है, यानी कि 1 फरवरी से लेकर के 31 मार्च तक उसने अपने पास 4 लाख रुपए रखे हैं। अब मैंने क्या किया, इनको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया। अप्रैल से जून तक 3 महीने होते हैं, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 4 महीने, नवंबर से लेकर जनवरी तक 3 महीने और फरवरी से मार्च तक 2 महीने। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो अमाउंट कितना आ गया? 30 लाख, 32 लाख, 15 लाख और 8 लाख। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर ये क्या कर दिया आपने, टोटल अमाउंट कितना आया बताना बच्चों? 85 लाख। 85 लाख। बच्चे कहते हैं सर ये क्या कर दिया आपने, 85 लाख बना दिया 10 लाख रुपीस का, 85 लाख के ऊपर इंटरेस्ट लगाओगे क्या? मैंने कहा नहीं बेटा शांति रखो, 85 लाख रुपीस तो अमाउंट आया है, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से, कितना आया बोलो? 7,08,333। 7,08,333। सर ये क्या किया है आपने, जरा हमें भी समझा दो, ऐसा क्यों किया है आपने? इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि इस पर्सन ने अपने पास ना तो ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख रखा है, ना 8 लाख रखा है, ना ही 5 लाख रखा है और ना ही 4 लाख रखा है। एवरेज बेसिस पे कितना रखा है? 7,08,333 रुपया। ये एवरेज अमाउंट निकाला है हमने उसका, लोन का। अच्छा क्या जरूरत थी सर ये निकालने की? अभी बताता हूं। सोचो आपका एग्जाम का रिजल्ट आया और मैंने आपसे पूछा, केस 1 मैंने आपसे पूछा हाँ सर आपका कितना नंबर आए, सर सारे सब्जेक्ट्स में कितने नंबर आए? तो आपने बताया सर 95 ईच। ठीक है जी, 95 ईच। नहीं, पहला क्वेश्चन मैंने क्या पुटअप किया आपसे, मैंने कहा जी आपका रिजल्ट आया है तो बताओ कितने कितने नंबर हैं? आपने कहा सर किसी सब्जेक्ट में 81 है, 83 है, किसी में 91 है, किसी में 93 है, किसी में क्या नाम है हमारे पास में 72 है, किसी के अंदर हमारे पास में 85 है, इस तरीके से। अब अगर ऐसा आपने मेरे को नंबर बताए हैं, ऐसे नंबर बताए हैं, और मैं आपसे सेकंड क्वेश्चन पुटअप करता हूं कि सर ऑन एन एवरेज कितना रिजल्ट रहा, कितने परसेंट रहे, तो आप मेरे क्वेश्चन को वैलिड मानते हैं? हाँ सर ठीक है, क्योंकि हमने आपको फ्लक्चुएशंस बताई थी तो आप एवरेज पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपका रिजल्ट आया है 95 मार्क्स ईच सब्जेक्ट, और फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन पुटअप करूं ओवरऑल कितना परसेंट रहा, तो आप अपना सिर पीट लोगे, अरे भाई साहब पढ़े लिखे हो या नहीं हो? जब मैं कह रहा हूं 95 ईच तो इसका मतलब ओवरऑल भी 95 ही एवरेज बनेगी ना। तो जब हमारे पास फ्लक्चुएशंस होती है ना तो हमें एवरेज निकालना पड़ता है।
और जब फ्लक्चुएशंस नहीं होती ना तो हमें एवरेज नहीं निकालना पड़ता। इसका मतलब अगर क्वेश्चन के अंदर ये रीपेमेंट्स की बात नहीं होती ना तो हमें ये एवरेज अमाउंट कंप्यूट नहीं करना पड़ता। समझ में आई मेरी बात? एवरेज अमाउंट कंप्यूट नहीं करना पड़ता। एवरेज अमाउंट क्यों कंप्यूट करना पड़ा? क्योंकि सर यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई? Yes, सोते sir. हुए बच्चों जाग जाओ। यस सर। ठीक है सर, अभी तो हमने क्या निकाला? एवरेज अमाउंट निकाल लिया, ये अमाउंट रिटेन्ड निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है जी, चलो इसको वर्किंग नोट को करते हैं अपने पास साइड। ये हमने बनाना सीख लिया। अब मेन अपना क्या नाम है क्वेश्चन करेंगे। मेन क्वेश्चन करेंगे। मेन क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल अमाउंट ऑफ परक्यूजिट। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहता हूं, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास में एसबीआई का रेट कितना था? सर एसबीआई का रेट था 15%। मेरे एम्प्लॉयर ने किस रेट पे मुझे दिया? सर एम्प्लॉयर ने मुझे ये दिया है कितना परसेंट पे? 8% पे। तो बेनिफिट कितना है? 7%. 7% है। ओके, अब टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेता हूं। एवरेज अमाउंट रिटेन्ड इज 7,08,333 रुपीज। ओके सर, कितना परसेंट बेनिफिट? 7% बेनिफिट। कितना हो गया ये? बता दो जल्दी से। 49,582 49,582 rupees is fully taxable as salary perquisite. ठीक है जी, समझ में आई कहानी? इसका मतलब पता है क्या है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं पहले से, जिनकी आज पहली क्लास नहीं है सैलरी की, इसका मतलब ये है कि जब आपको क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट दिया हुआ होगा तो आपको जो कंप्यूट करना है टैक्सेबल अमाउंट ये लिखा जाएगा। यानी कि वो जो मेन लिस्ट चल रही है ना अपनी, वो मेन लिस्ट के अंदर 49,582 इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन के नाम से आ जाएगा। कंसेशनल लोन के नाम से आ जाएगा पर। इसको फटाफट से कॉपी करो, जल्दी से बनाओ इसे। आंसर लिखो जल्दी। हाँ जी, फर्दर एक नोट है हमारे पास में। नथिंग शेल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय if the amount of loan is less than 20,000. Means if it is given in question that employer is providing loan which is less than 20,000 and he is also giving some benefit to employee as a interest free or concessional loan, then it shall be exempt from tax. Nothing shall be charged as tax. 20,000 रुपए से नीचे का लोन होगा भाई साहब, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, यस सर। अच्छा अब एक और लिखो जी। इफ लोन ग्रांटेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज granted for the purpose of mentioned under Rule 3A.
सर ये क्या लिख दिया आपने? हमें क्या पता होगा कि रूल 3A में क्या लिखा हुआ है? देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को, इसमें लिख लो विद इन ब्रैकेट, ऐसे लिख लो, मैं नहीं लिख रहा, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इफ लोन इज ग्रांटेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज मेंशन्ड इन रूल 3A, कुछ बीमारियां हैं उसके लिए, उसके इलाज के लिए अगर लोन लिया जाता है तो, और वो बीमारियां कहां पे लिखी गई हैं? रूल 3A में। आपको रूल 3A की बीमारियों का नाम नहीं याद करना सर, आप मेडिकल के एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, आप टैक्सेशन का एग्जाम देने जा रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि रूल 3A में मेंशन डिजीज कौन सी हैं, बस वहां पे एक लिस्ट है, क्वेश्चन अगर पूछेगा तो यही बताएगा कि भाई, क्वेश्चन अगर आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा, क्वेश्चन के अंदर यही लिखा हुआ होगा कि मिस्टर एक्स को जो लोन प्रोवाइड किया गया है वो ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज मेंशन अंडर रूल 3A, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिर ये टैक्स फ्री परक्यूजिट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब मेरा क्वेश्चन, ये आपको पढ़ने के बाद में, ये एक्सेप्शन पढ़ने के बाद में, एक्सेप्शन है ना, वो अमाउंट टैक्सेबल था, ये एग्जम्प्ट है। ठीक है जी, मेरा आपसे क्वेश्चन, मिस्टर एक्स हैं, अपने एम्प्लॉयर के पास जाते हैं, अपने एम्प्लॉयर के पास में जाते हैं और ट्रीटमेंट करवा लेते हैं। ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर से क्यों करवाएगा यार, लोन लेगा ना। ठीक है जी। तो मिस्टर एक्स जो हैं वो अपने एम्प्लॉयर के पास में जाते हैं और उनसे लोन ले लेते हैं, और उसका यूटिलाइजेशन कहां करते हैं? ट्रीटमेंट में। ठीक है जी, ऑफ डिजीज मेंशन अंडर रूल 3A। ठीक है जी, और ये इनसे लोन लेते हैं 80 लाख रुपए। ठीक है, 80 लाख रुपए का लोन ले लेते हैं, तो क्या ये टैक्सेबल है? इसका इंटरेस्ट, इसके ऊपर मान लो इंटरेस्ट बन रहा है 80,000 रुपए। अब बोलो ये टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है? सोते हुए बच्चों जवाब दो। सर एग्जाम्प्ट होगा। एग्जाम्ट है। एग्जाम्प्ट है सर। तो ये सिर्फ आप लोगों को पता करने के लिए था कि कोई सो तो नहीं रहा। अच्छा मान लो इसने लोन लिया कितने का? 80 लाख रुपए का। ठीक है, और उसका जो यूटिलाइजेशन किया, उसका जो यूटिलाइजेशन किया वो रूल 3A में मेंशन डिजीज के लिए किया, कितना? 70 लाख, और रिमेनिंग के लिए, रिमेनिंग का यूटिलाइजेशन किया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए। बोलो जी, और तो 10 इंटरेस्ट लाख बना, इंटरेस्ट बना, शांति रखो पहले क्वेश्चन पूरा होने दो। 70,000 किसके ऊपर? 3A के ऊपर, और 10,000 हाउस प्रॉपर्टी के पर्पस के ऊपर। बोलो सर। सर 10,000 10,000 taxable है टैक्सेबल है और 70,000 कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल। ओके जी, इसका मतलब आप सब लोग ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है, ठीक है, ओके। और आगे बनाता हूं, थोड़ा सा और जहर मिलाता हूं इसमें। ये लो, ये जो यूटिलाइजेशन ऑफ इन ट्रीटमेंट था, ये था 79,80,000। ठीक है जी, और कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो नहीं, 20,000 रुपए में कौन सी कंस्ट्रक्शन होती है? रिपेयर लगा लो। रिपेयर्स के अंदर 20,000 रुपए लगा दिए, और इंटरेस्ट आया है कितना? 79,800, और इंटरेस्ट आया है 2,000 हाउस प्रॉपर्टी पे,
बोलो सर। सर 2000 टैक्सेबल होगा सर। 2000 Sir, taxable है। house property is taxable. तुम्हें दिख नहीं रहा ये 20,000 रुपए से नीचे है? taxable in hands of लोन तो 80 लाख है ना, आप यूज 20,000 But रुपए किए हैं house property के लिए, total वो 10 amount तो लाख sir 80 lakh हुआ ना। एक सेकेंड, इस बच्ची की आवाज को अभी कंसीडर करेंगे क्या? पहले ये बताओ, ये रकम तो ठीक लिखी हुई है ना? दोनों का टोटल 80 लाख बनता है ना? हाँ, ये तो 80 लाख ही बनता है। हाँ बेटा सृजन, तू क्या कह रहा था? बोल। सर हम बोल रहे थे अमाउंट तो आपका 80 लाख ही ग्रांट किया गया है, 20,000 आप हाउस प्रॉपर्टी ने लगाए, वो तो आपका मर्जी। हाँ हम क्या करें? हाँ, कोई ऐसा वाला बच्चा है प्लीज मेरे को बता दो कि ये टैक्सेबल, ओ ये क्या नाम है, एग्जम्प्ट, और ये भी एग्जम्प्ट। ये एग्जम्प्ट तो ठीक है, कोई ये भी एग्जम्प्ट करा रहा है तो बता दो, क्योंकि सर लोन तो 20,000 रुपए है ना। कोई ऐसा वाला बच्चा है क्या? नहीं सर। सर हम तो नहीं है, कम से कम हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम तो जानते हैं कि मेन अमाउंट जो है, वो मेन अमाउंट कितना था? वो मेन अमाउंट था 80 लाख रुपीस। अब आपने उसको कहां पे यूटिलाइज कर लिया वो हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला अमाउंट जो है एग्जम्प्ट होगा, और ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे ये 20,000 ही क्यों नहीं, चाहे 19,000 होता तब भी। ठीक है जी, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गई मेरी बात? चलूं आगे? यस सर। ओके जी, ये देखो ये सब चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, और ये जो क्वेश्चन जैसा मैंने बनाया था वैसा यहाँ किया भी हुआ है। ये आप ले जाओ घर पे, तन्हाई में पढ़ना इसे। नोट्स आपके पास हैं? अच्छा, एक सेकेंड, अपनी वही कॉपी निकालते हैं। देखो जी, सुनो और समझो। इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन के बाद में ना सर, नेक्स्ट परक्यूजेट है हमारा गिफ्ट। गिफ्ट गिफ्ट का मतलब क्या होता है? गिफ्ट में बी इन कैश, में बी इन काइंड। गिफ्ट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई और मेंबर ऑफ हाउस होल्ड। बात समझ में आई? ये क्या बात हुई सर? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देगा, ये तो ठीक है, लेकिन उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को क्यों देगा? बिल्कुल दे सकता है। अब सोचो, ये मैं था मिस्टर एम्प्लॉयर, और ये था मिस्टर एम्प्लॉय, जिसका कि नाम सृजन था। ठीक है जी, या समीर था, कोई भी था। इन्होंने ना गृह प्रवेश रखा, हाउस वार्निंग पार्टी इन्होंने रखी, गृह प्रवेश रखा इन्होंने अपने घर में, नया मकान लिया। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनना पहले मेरी बात। अब ना मैं हो सकता है इनको गिफ्ट दे करके आऊं, पहले मैं गिफ्ट इन काइंड की बात कर रहा हूं। मैंने गिफ्ट इन काइंड दिया, किसको? एम्प्लॉय को। या फिर हो सकता है कि पेरेंट्स को दे दूं। ठीक है जी, पेरेंट्स को दे दूं तो हाउस होल्ड के मेंबर है, किसी को भी दे सकता हूं। ठीक है सर, तो अब रूल्स कहते हैं कि अगर गिफ्ट इन काइंड है, एम्प्लॉयर ने दिए हैं एम्प्लॉय को
या फिर उसके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को, तो ये एग्जम्प्ट हैं अप टू 5,000 पर एनम। यानी कि साल के दौरान अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के घर में जाता है, कभी गृह प्रवेश पे जाता है, कभी दिवाली पे चला जाता है, कभी कुछ भी होता है, और उसको बहुत सारे गिफ्ट्स अलग अलग टाइम पे देता रहता है, तो बोलते हैं जी अगर आपने गिफ्ट दिए इन काइंड तो ये एग्जम्प्ट है अप टू 5,000 पर एनम, 5,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। ठीक है जी। अच्छा, और अगर ये गिफ्ट्स होंगे इन कैश, तो ये फुल्ली टैक्सेबल। यानी कि मैं जाता हूं गृह प्रवेश पे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति लेकर के, जिसकी की फेयर मार्केट वैल्यू 8,08,000 रुपीज है, गिफ्ट का अमाउंट थोड़ी ना बताऊंगा उसको, फेयर मार्केट वैल्यू 8,000 है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना हो जाएगा सर? 3,000। लाफिंग बुद्धा की मूर्ति क्या है सर? वो काइंड है। लेकिन अगर मैंने 1,100 रुपए का कैश सगन के लिफाफे में डाल करके दे दिया, तो वो 1,100 रुपए पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो गिफ्ट इन काइंड एग्जम्प्ट अप टू 5,000 पर एनम, और गिफ्ट इन कैश फुली टैक्सेबल। लिख लो इसको जल्दी से, जल्दी से बना लो ऐसे। नेक्स्ट है हमारे पास में एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ESOP। Earlier it was a tax-free perquisite, but now it is a taxable perquisite. Okay. सुनो ध्यान से, ये है क्या? ABC कंपनी है, ABC कंपनी ने इशू किए 50,000 शेयर्स at the rate 10 each to public and 10,000 shares at the rate 8 each to employee of company। मतलब दोनों सेम रेट के थे, लेकिन एम्प्लॉय को कंसेशनल बेसिस पे दिया गया। अब हमें जनरल पब्लिक का नहीं पता करना, हमें उसकी टैक्सेबिलिटी नहीं, क्योंकि सैलरी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, और सैलरी चैप्टर के अंदर तो क्या आएगा, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के रिलेशनशिप के अंदर जो भी बेनिफिट या कंसीडरेशन दिया गया। ठीक है सर। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी? टैक्सेबल वैल्यू in the hands of employee, in the hands of employee is benefit, जो भी बेनिफिट मिला। अब क्या है ये बेनिफिट सर? इशू प्राइस माइनस price at which company provide these shares to employee, और ये टैक्सेबल होगा। अच्छा, मैं काम करता हूं, एक बात ऐसा लिख देता हूं इसमें, ABC company issued 50,000 shares at the rate 10 each, out of which
10,000 shares at the rate 8 each provided to employee of company. अब ठीक है, ये तो टैक्सेबल बेनिफिट कितना हो गया? टैक्सेबल बेनिफिट हो गया जी 10,000 शेयर्स मिले एम्प्लॉय को और 2 रुपए का बेनिफिट था। इशू प्राइस कितना था? 10, 8 रुपए पे दे दिया गया, तो 2 रुपए का बेनिफिट है ना, तो 20,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे एम्प्लॉय के हाथ में। बोलो सरकार, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी सर, नेक्स्ट है हमारे पास में यूज ऑफ मूवेबल एसेट। कभी कभी होता है ना, एम्प्लॉयर हमारा कुछ क्या नाम है एसेट्स हमारे को देता है यूज करने के लिए। यूज करने के लिए देता है का मतलब क्या है कि जैसे ही आप कंपनी को छोड़ेंगे ना, तो आपको ये चीजें वापस लौटानी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक है हमारे पास में कंप्यूटर, लैपटॉप, डिजिटल डायरी। अंदर से क्या फीलिंग आ रही है अगर एम्प्लॉयर हमारे को लैपटॉप दे रहा है, डिजिटल डायरी दे रहा है या कंप्यूटर दे रहा है? देखो मैंने कंप्यूटर की जगह पे कंप्यूटर लिख दिया, पूरे दिन कंप्यूट ही लिखते रहते हैं ना, इसलिए कंप्यूटर। ठीक है जी, कंप्यूटर, लैपटॉप और डिजिटल डायरी अगर वो हमारे को यूज करने के लिए दे रहा है, तो सोचने वाली बात है वो इससे हमारी भलाई कर रहा है या अपनी भलाई कर रहा है? कुछ सोचो। आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को डिजिटल डायरी, लैपटॉप, कंप्यूटर तो नहीं खैर, मतलब लैपटॉप वगैरह दे रखे हैं, तो उससे कंपनी अपना काम करवा रही है या फिर उनको मूवी देखने के लिए कि भैया नेटफ्लिक्स पे ना मूवी आ रही है वो देख लेना, ये तो नहीं कहेंगे ना। तो सर सर अपना काम के लिए। अपना काम करवाने के लिए। अच्छा, अगर एज एन एम्प्लॉयर मैं अपना काम करवाने के लिए आपको कोई चीज देता हूं, तो वो क्या आपके हाथ में वो बेनिफिट है? नहीं सर, वो बेनिफिट नहीं है। जब बेनिफिट नहीं है तो टैक्सेबल क्यों होगा? इसलिए फुल्ली एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को टीवी, एसी, फ्रिज ऐसी चीजें दी हुई हैं, हाउस प्रॉपर्टी में रहने के लिए या फिर वैसे भी दे रखी हैं, यूज करने के लिए दे रखी हैं, तो ये एक बेनिफिट है एम्प्लॉय के हाथ में। बेड कुछ भी हो सकता है, ये सोफा सेट कुछ भी हो सकता है। तो इसके प्रोविजन क्या कहते हैं? इसके प्रोविजन ये कहते हैं अगर ये एम्प्लॉयर ने खरीद रखी है, यानी कि इनके बिल्स कंपनी के नाम पे इशूड है, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल क्या होगा? एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, ये है टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा जी? 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। और अगर रेंट पे लेकर के एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाया तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, इट मींस बेनिफिट इज टैक्सेबल। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे परेशान करता है हमारे को? सपोज यहां क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होता है कि उसने ना एक एसेट दिया है, लेट्स से इसने एक सोफा दिया है, सोफा दिया है, ठीक है जी, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, ठीक है जी, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 80,000 रुपीज और इसकी WDV जो है वो है 20,000 रुपीज। तो बच्चे भावनाओं में बह करके ना ये 20,000 का 10% कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें क्या करना है? ओरिजिनल कॉस्ट का 10% लेना है, यानी कि एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल कितना अमाउंट हो जाएगा? 8,000 रुपए एज अ सैलरी। ठीक है जी, चलो इसको लिखा ही रहने देता हूं, आप लोग भी इसको नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से। मेरे ख्याल में कर तो लिया होगा साथ के साथ। कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी।
हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास में फूड फैसिलिटी। एम्प्लॉयर फूड फैसिलिटी देता है ना? हाँ सर, बिल्कुल देता है। तो ये फूड फैसिलिटी क्या कहती है, ध्यान से ना। अच्छा, इसका नाम है जी फूड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई और इसको प्रॉपर लिखें तो क्या हो गया, हैंग हो गए। नॉन एल्कोहलिक ब्रेवरेज, इसको लिख लो तुम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। नॉन एल्कोहलिक बेवरेज फूड फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल मील वाउचर। ठीक है जी, फूड फैसिलिटी दे रहा है जिसके अंदर की जो कि क्या है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज है, अल्कोहलिक वाला नहीं, नॉन अल्कोहलिक वाला। ठीक है जी। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं, और ये फूड फैसिलिटी दे कैसे रहा है, थ्रू नॉन ट्रांसफरेबल मील वाउचर। यानी कि वो क्या कह रहा है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या कह रहा है, बोलता है सर ये पकड़ो एक मील वाउचर सागर रत्ना का। ठीक है जी, मील वाउचर दे दिया और मील वाउचर के थ्रू ये इसको फूड फैसिलिटी दे रहा है। अच्छा ठीक है, यहां पे ना एक वर्ड और लिखा हुआ है, नॉन ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या हुआ भाई, जरा कोई समझाएगा मुझे? नॉन ट्रांसफरेबल मील वाउचर पर का वो मतलब? आगे किसी और को वो वाउचर नहीं दे सकता है कि ये किसी और को दे दे कि वो यूज कर ले। इसका मतलब सर इसको एनकैश नहीं कर सकते। ये बच्चे ने ना, बच्चा बड़ा चालबाज था जिसने बीच में बोला है, और ये समीर है शायद, कि सर जिसको एनकैश नहीं करा सकते, क्योंकि इसने ना एक बार ये चीज पड़ी हुई है मेरे साथ। है, मैं बताता हूँ बेटा, नॉर्मली कोई भी बंदा इसको पढ़ेगा ना, वो यही सोचेगा ईशा, जैसा तुमने सोचा ना कि नॉन ट्रांसफरेबल मील वाउचर का मतलब है कि मेरे नाम पे इशूड है, मैं आगे किसी को नहीं दे सकता क्योंकि मेरा इसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कि ये दिवाकर सर ही इसके ऊपर खा करके जाएंगे, और इसका क्या नाम है, किसी और को नहीं दे सकता मैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर मींस, नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब भी लिखो, नॉन ट्रांसफरेबल। non-transferable means it can't encashed। इसका मतलब है ना, कई चिंदी चोर होते हैं, उनकी आदत होती है, भाई साहब सागर रत्ना का मैं ये मील वाउचर लेकर के आया हूं, ये 2500 रुपए का है, आप ये ले लो और मुझे कैश दे दो। तो इसका मतलब है आप इसको एनकैश नहीं करा सकते। सर ऐसा कौन करेगा, करते हैं कई लोग। चलो, तो नॉन ट्रांसफरेबल मील वाउचर का मतलब होता है सर आप इसको एनकैश नहीं करा सकते, मतलब आप वहां पे जाकर के इससे कैश बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है सर, ओके। अब इसकी टैक्सेबिलिटी, अब इसकी टैक्सेबिलिटी क्या कहती है, अप टू 50 पर मील वाउचर it is exempt from tax।
ठीक है जी, इट इज एग्जाम फ्रॉम टैक्स। 50 रुपए पर मील वाउचर तक, यानी कि सोचो आपको एक सस्ता सा मील वाउचर दिया गया 40 रुपए का, फुल्ली एग्जाम। आपको एक मील वाउचर दिया गया 90 रुपए का, 50 एग्जाम, 40 टैक्सेबल। आपको ऐसे मील वाउचर दिए जाते हैं 90 रुपीज वाले, मान लो 365 पूरे साल के। ठीक है जी सर, संडेज के भी दिए जा रहे हैं? हाँ दिए जा रहे हैं, मान लो। तो आपके हाथ में टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा सर? 40 मल्टीप्लाइड बाय 365, वट एवर इट इज। बात समझ में आई? बोलो जी। ठीक है, नोट लिखो। टी, कॉफी एंड स्नैक्स टैक्स फ्री। ठीक है जी। कैंटीन टैक्स फ्री। कैंटीन या बफे सिस्टम होता है ना ऑफिसेज वगैरह में, तो वो भी टैक्स फ्री, यानी कि मील वाउचर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है जी। अच्छा और सुनो, मील फैसिलिटी ऑन साइट, यानी कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा था 10 किलोमीटर दूर, इंजीनियर साहब वहां पे गए, वहां पे इनको मील फैसिलिटी दी गई, खाना मंगा करके दिया गया, टैक्स फ्री। ठीक है जी। टी, कॉफी एंड स्नैक्स यहां पे लिख लो इन ऑफिस। ये वाले जो है ना, ये ऑफिस में है, कभी तुम सोचो साइट पे। नोट इन ऑफिस अगर ये फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट सुनो जी। ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट। अभी हमने पढ़ा था यूज ऑफ मूवेबल एसेट, केवल यूज करने के लिए दिया था। अब ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर का मतलब क्या है? सेल। ठीक है जी, बाय एम्प्लॉयर। ठीक है जी, यानी कि एम्प्लॉयर था, देखो मैं समझाता हूं, ये एम्प्लॉयर था, ठीक है, इसके पास में कार थी और ओनर यही था, एम्प्लॉयर खुद ही ओनर था इस कार का, उसके नाम पे रजिस्टर्ड थी। ठीक है सर। अब ये इसने खरीदी थी मान लो 2013 में, 2013-14 में, कितने की? 15 लाख रुपए की। और आज इसकी WDV जो है वो है कौन से सन में? मान लो 21-22 में इसकी WDV है, मान लो 5 लाख रुपए। और उसने ये गाड़ी अपने एम्प्लॉय को दी थी, सोल्ड टू एम्प्लॉय फॉर ₹3 लाख।
अब आप देखेंगे तो आपको दिखेगा बेनिफिट है। ये मत कहना सर लॉस है इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। अरे भैया, हम पीजीबीपी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं पढ़ रहे, हम इनकम फ्रॉम सैलरी पढ़ रहे हैं। तो हम एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे बेनिफिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। कितना है? 2 लाख है। यानी कि मार्केट से लेने जाता है एम्प्लॉय तो उसको 5 लाख की मिलती, एम्प्लॉयर ने 3 लाख रुपए में दे दी है, मतलब 3 लाख लिए हैं उससे, तो बेनिफिट 2 लाख रुपए का है। लॉ कहता है कि ये फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल एज सैलरी। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब एक बच्चा मुझसे कोई ये ना पूछ ले, मतलब किसी ने पूछा था, कहता अगर सर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ये 7 लाख रुपए में बेच दे तो? मैं पूछता हूं तुमसे, चलो, कि अगर 7 लाख में बेच दे तो बताओ क्या होगा? सर बेनिफिट होगा नहीं तो ऑब्वियसली टैक्स लगेगा ना। बेनिफिट होगा नो नहीं तो टैक्स टैक्सेबल होगा एबिलिटी। नहीं। और भाई साहब, सैलरी उसको कहते हैं जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट देता है। अगर एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को बेनिफिट दे रहा है, वो सैलरी थोड़ी है। बात समझ में आई? तो फिर ये सैलरी के हैंड में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है जी, ये तो कुछ और इनकम होगी, चलो छोड़ो, और वो एम्प्लॉयर की होगी। हम तो सैलरी इनकम पढ़ रहे हैं ना। तो हम क्या कह सकते हैं सर? हम इसमें ये कह सकते हैं ट्रांसफर ऑफ मूवेबल एसेट, यानी कि सेल बाय एम्प्लॉयर। हमने ट्रांसफर का मतलब समझा पहले, ओनरशिप ट्रांसफर करने का। आगे लिखना इसके फुल्ली टैक्सेबल, और फुल्ली टैक्सेबल क्या होगा? बेनिफिट। और बेनिफिट क्या होगा? फेयर मार्केट वैल्यू, या फिर डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेल्स कंसीडरेशन। समझ में आई बात? ओके। Yes, sir. बेनिफिट होना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। वो टैक्सेबल होगा। ठीक है जी, हाँ सर हम समझ गए। अब यहां पे ना हमें जो कंप्यूट करना है WDV लाने के लिए, अब एक बात बताओ, ये तो नॉर्मल सी बात थी, तुम लोगों को समझ में आ गई। अब इसको यहां से यहां पे लाने के लिए क्या लगेगा सर? डेप्रीसिएशन लगेगा। और वो डेप्रीसिएशन हर एसेट के केस में अलग अलग मेथड वगैरह हो सकती है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? आओ लिखते हैं, अपने पास में लिख लेते हैं सर इस चीज को। अगर बिकने वाली चीज एसेट जो है, एसेट को हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो कार, ठीक है जी, एक तो मोटर कार, कंप्यूटर या लैपटॉप। अरे सर अभी तो आपने मना किया था। अरे भैया मना किया था यूज के अंदर, सेल के अंदर नहीं। कंप्यूटर या लैपटॉप या फिर गाड़ी या फिर एनी अदर एसेट। तो हमें टैक्सेबल वैल्यू कैसे मिलेगी? सपोज इट इज अ केस ऑफ कार, तो कार के केस में ओपनिंग वैल्यू ऑफ कार माइनस डेप्रीसिएशन
20%। कार के केस में कितना? 20%। और कौन सा मेथड सर? WDV मेथड। WDV मेथड तो आ जाएगी क्या? रिटन डाउन वैल्यू, और फिर उसका हम कंपैरिजन करेंगे किसके साथ में? सेल वैल्यू से। तो जो भी बेनिफिट आएगा टू एम्प्लॉय, वो क्या होगा सर? टैक्सेबल होगा। एज सैलरी। ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. अच्छा, कंप्यूटर और लैपटॉप के केस में भी सेम केस है। तो सेम, एज सैलरी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? क्योंकि ये Taxable as बेनिफिट salary। मतलब कि सैलरी के हेड में ही तो हम डाल रहे हैं ना इसको। जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉय के लिए है ना। हाँ जी। तो जो हम क्वेश्चन में सैलरी कंप्यूट कर रहे थे ना आज तक, उसके अंदर एक बेनिफिट ये भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। जैसे अभी हमने ये ऊपर निकाला था ना, कितना रुपया? 3 लाख रुपए, ये 2 लाख रुपए का बेनिफिट, ये 2 लाख रुपए सैलरी मान लिया जाएगा, मतलब पार्ट ऑफ सैलरी। सैलरी के अंदर यही नहीं होता कि सिर्फ कैश ही मिलता है। वट एवर वी आर रिसीविंग फ्रॉम एम्प्लॉयर इज अवर income under the head salary, whether it is in cash, whether it is in kind, whether it is in retirement benefit, whether it is in the shape of benefit, any, by whatever name called, ठीक है जी, whatever we are receiving from employer is taxable under the head salary। अच्छा, तो मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे? मैं ये बोल रहा था सर, कंप्यूटर और लैपटॉप की बात होगी तो सेम as in case of car, लेकिन but depreciation as per WDV at the rate 50%। इसका रेट है 50% पर एनम। ठीक है जी, यहां पे भी पर एनम लिख लो। ओके, अच्छा, एनी अदर एसेट? सेम एज इन केस ऑफ कार, but depreciation as per SLM। अब यहां ध्यान रखना, एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है जी। सर कंप्यूटर और लैपटॉप पे जो डेप्रिसिएशन है वो 40% था, आपको याद है उसमें पीजीपी के अंदर। पीजीबीपी अलग चीज है सर, यहाँ पे हम सैलरी पढ़ रहे हैं, 50% है यहाँ। 50% के हिसाब से कंप्यूटेशन होगी। ठीक है जी, नोट कर लो इसको। ऊपर वाले को नोट कर लिया था, इसको ये लो जी, ये पूरा का पूरा है।